हेलो बच्चों, ये कर डाला तो नीट लाइफ जिंगल वाला मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात कर रहे हैं बेटा। तो आ जाओ मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। तो बेटा ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर में एक तो मैग्नेटिक मूवमेंट, तो बेटा बाहर मैग्नेट की बात चल रही है। बाहर मैग्नेटिक का मैग्नेटिक मूवमेंट वही जैसे डाइपोल मूवमेंट होता है, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल मूवमेंट P बराबर Q इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्ज होता है और डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। ऐसे इसकी साउथ से नॉर्थ होती है मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन। जैसे वहां नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर साउथ पोल होता है, वहां पॉजिटिव चार्ज होता है, वैसे यहाँ नॉर्थ पोल होता है। वहां पर प्लस से लाइंस निकलती है, यहाँ पर माइनस से लाइंस निकलती है। यहाँ पर वहां पर प्लस से लाइंस निकलती है, यहाँ पर नॉर्थ से लाइन निकलती है। सॉरी गलत बोल गया, ये वहां पर माइनस पर टर्मिनेट होती है, यहाँ साउथ पर टर्मिनेट होती है। तो डिक्टो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल सिमेट्री से पढ़ सकते हो आप। वहां पर डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, यहाँ नॉर्थ साउथ से नॉर्थ होता है। वहां पर P बराबर Q इंटू एल होता है, यहां पर M बराबर M इंटू एल, कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू एल होता है। स्मॉल m हो गया पोल स्ट्रेंथ और L हो गया सेपरेशन बिटवीन पोल। वहां पर थी चार्ज की स्ट्रेंथ Q इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्ज। ये अच्छा, पोल स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू ए होती है, इंपॉर्टेंट है। पोल स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना बड़ा एरिया होगा मैग्नेट का क्रॉस सेक्शनल, उतना ज्यादा पोल स्ट्रेंथ होगी, पोल पर ताकत होगी, क्योंकि पोल ही अट्रैक्ट करता है। यस। अब देखो, मैग्नेट को चाहे हॉरिजॉन्टली कट कर दो, चाहे वर्टिकली कट कर दो, चाहे वर्टिकली कट कर दो, चाहे हॉरिजॉन्टली कट कर दो। हॉरिजॉन्टली कट करोगे तब भी मैग्नेटिक मूवमेंट आधा होगा, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी। वर्टिकली कट करोगे तब भी मैग्नेटिक मूवमेंट आधा होगा, क्योंकि लेंथ आधी हो जाएगी। तो एक बार लेंथ आधी होगी, वर्टिकली बीच में से दो टुकड़े, बीच में से लेंथ के दो टुकड़े करने पर लेंथ आधी होने से मैग्नेटिक मूवमेंट आधा m/2 होगा। और हॉरिजॉन्टली कट करने से, एरिया को आधा करने से पोल स्ट्रेंथ आधी होगी, इसलिए m/2 होगा। लेकिन जब हॉरिजॉन्टली कट करोगे, एरिया आधा करोगे, तो पोल स्ट्रेंथ भी आधी हो जाएगी। लेकिन जब वर्टिकली कट करोगे तो पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी, m' सेम रहेगा। ठीक है, फिर मैग्नेट को मोड़ने वाले क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी देखेंगे। अच्छा, जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल SHM करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क लगता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल में टॉर्क m क्रॉस b होता है, पोटेंशियल एनर्जी -m.b होती है। अच्छा, टॉर्क को mb sin थीटा भी लिख सकते हैं। sin थीटा 0 और 180 पर होता है, तो 0 और 180 पर इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। sin थीटा 0 कब होता है? 0 और 180 पर। तो 0 180 पर इक्विलिब्रियम होती है, 0 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, 0 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और 180 पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो 0 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम और 180 पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और 0 मतलब m और b पैरेलल होते हैं, 180 मतलब m और b एंटी पैरेलल होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी -mb cos थीटा होती है। अच्छा, वर्क डन निकालना हो, एक्सटर्नल वर्क डन, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, एक्सटर्नल वर्क डन आ जाएगा। तो इस पोटेंशियल एनर्जी से वर्क डन निकालूंगा, अभी क्वेश्चन करेंगे। SHM ऑफ डाइपोल। अच्छा, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है एनर्जी वगैरह पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, 9 बार पूछा हुआ है एनर्जी, और इस पे 9 टाइम्स। ठीक है साहब। और ये SHM ऑफ डाइपोल पर 4 बार पूछा हुआ है, 4 टाइम्स। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे मैं। और इस पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ बेटा 2 बार, 2 टाइम्स। आ जाओ एक एक करके ये देखते हैं सारे क्वेश्चन, आ जाओ। सबसे पहले डाइपोल पे ये देखो, ये 2 मैग्नेट देखे, नेट डाइपोल मूवमेंट पूछा है। सबसे हाईएस्ट किसका होगा? देखो, हाईएस्ट नेट डाइपोल मूवमेंट, हाईएस्ट नेट डाइपोल मूवमेंट ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होगा, सिमेट्री से पढ़ो। तो इसमें देखो m इधर, m इधर, ये देखो, इसमें इसका m इधर, इसका m इधर, तो बोल दू ये 90 डिग्री पर, इधर भी m और इधर भी m, तो सेम सेम है, तो m√2 आ जाएगा, m√2। ये इसका m इधर, साउथ से नॉर्थ, इधर साउथ से नॉर्थ, तो ये कट जाएगा m से m, तो कट के 0। ये 30 डिग्री पर m इधर, इसका m इधर, तो 30 डिग्री पे याद है m नेट कितना हो जाएगा? 2m cos θ/2। याद आया? 2 फोर्स अगर सेम अमाउंट के थीटा एंगल पर, 2f0 cos θ/2। याद है? 90 डिग्री पर ये 40। यस। और यहां पे आ जाएगा बेटा वही 2f0, तो रख देना, तो सबसे ज्यादा ये आएगा। कौन सा आएगा सबसे ज्यादा? ये वाला 30 डिग्री, 15 डिग्री वाला, ये सबसे ज्यादा आएगा, थर्ड वाला, थर्ड। ऑप्शन भी सी। और
ये 60 डिग्री में आ जाएगा 2m0 cos 30 डिग्री, ये 60/2, 60/2, तो ये 30 और ये 30/2 15 डिग्री पर cos की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, तो सबसे ज्यादा थर्ड वाला होगा। अच्छा आप देखो, ए सीधी रोड का मैग्नेटिक मोमेंट m था, इसको बेंड कर दी, इसका m था और ये लेंथ l थी, यस, तो याद है ये m बराबर था m इंटू l। अब इसको बेंड कर दिया आर्क में, ये आर्क में और 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री। तो बेटा आपको अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, तो ये वाली लेंथ निकालनी है, यस, तो ये l है और ये r है, तो बोल दू पाई r 2πr/6। 60 डिग्री सर्कल का 1/6 पार्ट है, तो पूरा सर्कल 2πr का होता है, तो 2πr/6 बराबर l, तो ये आ जाएगा बेटा r बराबर 3l/पाई, ये आ गई रेडियस, और ये r है तो ये भी r होगा, क्यों? क्योंकि 60 डिग्री पर ये यूं कर दो, ये चलो, ये हो जाएगा बेटा 2r sin θ/2 60/2। याद है डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था 1D में, अगर r और एंगल थीटा हो तो 2r sin θ/2, ये 2r sin θ/2, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री पे 2 से 2 कट के ये आ जाएगा r, तो ये r आ गया। तो याद है मैग्नेटिक मूवमेंट में सीधी साउथ और नॉर्थ पोल की लीस्ट डिस्टेंस या मिनिमम सेपरेशन लेते हैं, तो ये आ जाएगा नया मैग्नेटिक मूवमेंट m डैश बराबर m इंटू ये l, ये l, और ये आ जाएगा m इंटू बता l डैश, ये l डैश, तो ये l डैश आ जाएगा बेटा r, तो ये पहले था बेटा, पहले था m इंटू l, अब r की वैल्यू रखो, तो r की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3l/5, तो ये आ जाएगा 3/पाई इंटू m इंटू l, और m इंटू l मैग्नेटिक मूवमेंट पुराना वाला है, तो ये आ जाएगा 3m/पाई, तो m डैश बराबर आ जाएगा 3m/पाई, ये 3m/पाई इज द करेक्ट आंसर, 3m/पाई। तो बेटा कभी भी मैग्नेट को मोड़ते तो पुरानी जो लेंथ थी वो लेंथ इस बार आर्क की लेंथ हो गई, तो रेडियस और एल में रिलेशन मिल जाएगा। बार बार ऐसे ही करते, इसको मोड़ के कभी सेमी सर्कल बना देंगे, ये देखो सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल बना देंगे कभी, इस पे क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, ये सेमी, तो एल बराबर पाई आर हो जाएगा इस बार, ये देखो पाई आर बराबर एल, तो आर बराबर l/पाई, और नया मैग्नेटिक मोमेंट m डैश बराबर m इंटू 2r, ये लेंथ 2r हो जाएगी, सेपरेशन l डैश बराबर 2r, तो यहां से आ जाएगा पहले कितना था ये m इंटू l, अब r की वैल्यू l/पाई रखो, ये 2m l/पाई, तो ये आ जाएगा 2/पाई इंटू m, ये m डैश, ये 2m/पाई। तो 90 डिग्री पे सेमी सर्कल बना दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये आर्क बना दी तो ऐसा हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है सबूत के साथ, ये देखो 2014 और ये ईयर हट गया 2013 ईयर, क्लियर है? तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट पे क्वेश्चन, ये देखो ये 2014 और 13, ठीक है। अब ये टॉर्क वाले देखते जो 9 बार पूछा हुआ, आ जाओ, ये रे क्वेश्चन इक्का दुक्का करा रहा हूं, ये खूब सारे क्वेश्चन है ना, आपको पता नहीं क्लियरली विजिबल हो रहे हैं नहीं हो रहे, मैं आपको कराता हूं इक्का दुक्का क्वेश्चन। ये इसके ऑप्शन है, देखो ये करा देता हूं मैं, आ जाओ, ये देखो ये वाला कर लेते हैं, ये वाला कर लेते बेटा, 2011 में आया हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ 0.4 है ना, और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ 0.16, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी पूछी है 2011 वाला, 2011 आप देख लेना, ये तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -mb cos थीटा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम मींस थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, और बेटा m दिया हुआ है कितना 0.4 और b दिया हुआ है 0.16, m बराबर 0.4 और b बराबर 0.16, ये रख दो ऊपर, ये रख दो इसमें, ये भी रख दो इसमें, तो यहां से आ जाएगा u बराबर -0.4 0.16 cos 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा 0.064 cos 01, ये जूल। स्टेबल इक्विलिब्रियम में नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है, हाँ, क्योंकि स्टेबल जहां होगा वहां एनर्जी बहुत कम होगी, तो -0.64, ये आंसर खत्म, -0.64, ठीक है साहब, ठीक है। अब ये देखो वर्क डन,
ये देखो वर्क डन पूछा इसमें, ये 2017 का क्वेश्चन है बेटा। 250 टन की रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसकी लेंथ और विड्थ दी हुई है और करंट दिया हुआ है, तो वर्क डन 180 से रोटेट करने में। आ जाओ तो बेटा ये देखो मैं सॉल्यूशन में देखो 2017, तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसमें टर्न से n, ये n टर्न से, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो 180 से रोटेट करने में स्टेबल टू अनस्टेबल में वर्क डन कितना होगा? स्टेबल टू अनस्टेबल, वर्क डन स्टेबल टू अनस्टेबल में। तो मैं बोल दूं बेटा स्टेबल से अनस्टेबल में रोटेट करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेबल में खुद रहना चाहती है। तो मैं बोल दूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यस। तो स्टेबल में होती है माइनस एम बी कोस 0 डिग्री माइनस एम बी कोस 180 डिग्री। याद है अनस्टेबल में 180 डिग्री एंगल होता है और स्टेबल में 0 डिग्री एंगल होता है, यस। तो ये आ जाएगा माइनस एम बी माइनस माइनस प्लस, नहीं ये भी माइनस एम बी, अरे अनस्टेबल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बाद वाली पहले आएगी, माइनस एम बी कोस 180। बेटा अनस्टेबल टू अनस्टेबल तो फाइनल पहले आएगी ना, ये तो अनस्टेबल माइनस एम बी कोस 0 माइनस एम बी कोस 0 डिग्री, तो ये आ जाएगी बेटा माइनस एम बी इंटू -1 प्लस एम बी, तो ये आ जाएगा 2 एम बी, ये आ जाएगा 2 एम बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये वैल्यू एम निकाल लेना, इसका एम हो जाएगा आई एन इंटू एरिया। बेटा करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट याद है आई इंटू एरिया होता है, करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू एरिया होता है, और एन टर्न से तो इतना हो जाएगा। करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू एरिया होता है और एन टर्न से तो एन इंटू आई इंटू एरिया, तो वो यहां रख देना मैग्नेटिक मोमेंट और बी दिया हुआ है, कर लोगे 2017। ये एरिया निकाल लेना, आई दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए 250 और 85 माइक्रो एम्पियर करंट दिया हुआ है, और 0.85 वो दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, और लेंथ और विड्थ दी हुई है रेक्टेंगल की, तो एरिया लेंथ इंटू विड्थ आ जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन कर लेना, ओके। अब आ जाओ ये एसएचएम, ये एसएचएम, तो एसएचएम में ये देखो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एम डॉट बी। अब कभी एम बदलता है कभी बी, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो ये देखो, ये 2-4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन 2003, 1994, 2002 सब में पूछा हुआ है, क्लियर है? आ जाओ। अब देखो ये क्वेश्चन, 2 बार मैग्नेट्स हैविंग सेम ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक मोमेंट m and 2m, 2 बार मैग्नेट है जिनका मैग्नेटिक मोमेंट m and 2m है, आर फर्स्टली प्लेस्ड इन सच ए वे दैट देयर सिमिलर पोल आर इन सेम साइड। सिमिलर पोल सेम साइड में पहले SN, ये S और N, ये M ये 2M, ओके। और सेकेंड टाइम में बेटा उल्टे रखे हुए SN NS, ये M ये 2M, ये इधर है ये इधर है, पहले दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो यहाँ M नेट M1 आ जाएगा। पहली कंडीशन में ये पहला केस और ये दूसरा केस, तो बोल दो फर्स्ट केस में M1 नेट आ जाएगा 3M, और सेकेंड केस में आ जाएगा M 2M माइनस M। तो बेटा सेम साइड में पोल है, सेम साइड में सेम पोल है, तो मैं बोल दूं ऐड होंगे, और अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो पहला वाला टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√I/, जितना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उतना फास्ट एसएचएम होगा। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगा तो फास्ट एसएचएम होगा, तो टाइम पीरियड कम आएगा। एक कॉमन सेंस से देख लो ना, कम आएगा टाइम पीरियड, तो T1 कम आएगा। मैं बोलता हूं ये फास्ट एसएचएम होगा, ये फास्ट एसएचएम, ये स्लो एसएचएम। जिसका टाइम पीरियड कम होता है उसका फास्ट एसएचएम होगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट तगड़ी हो गई, तो ये तगड़ी बार मैग्नेट बन गई, क्योंकि इसके मैग्नेटिक मोमेंट जुड़ गए, तो ये फास्ट एसएचएम करेगी। कॉमन सेंस लगा? यस सर। इससे ये क्वाड्रेट का मतलब ये करना ट्राई, 4 गुना हो गया, क्वाड्रेट मतलब 4 टाइम्स, ठीक है, क्लियर है? ट्राई करना, ये करोगे ट्राई? यस सर। तो ये एसएचएम कई बार बोल देता है बी को 4 गुना। अगर किसी प्लेस का मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स हो गया तो क्या मैं बोल दूं टाइम पीरियड आधा हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स हो जाएगा
यहां पर 4 टाइम्स आ जाएगा तो टाइम पीरियड आधा। हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड तगड़ा होगा तो एसएचएम फास्ट होगा। देखो ना, इसको मैं डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो एसएचएम फास्ट करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया तो एसएचएम फास्ट होगा। इस मैग्नेट की ताकत यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ गया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ गया तो एसएचएम फास्ट होगा, तो एसएचएम फास्ट होते रहेंगे। यस सर, तो ये मैं बोल दूं T1 लेस होगा T2 से, T1 लेस होगा, खत्म। यस सर, ये बार मैग्नेट वाली बात हो गई। ठीक है साहब, अब आ जाओ ए फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। ए पैरामैग्नेटिक में किसी फेरो डायामैग्नेटिक में आपके इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, और ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम में यही होता है, ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, यूनिवर्सल। डायामैग्नेटिज्म इज ए यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। इंडिविजुअल एटम का 0 होता है तो मटेरियल का तो 0 आएगा ही। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में इंडिविजुअल एटम का 0 नहीं होता है, पर आप कोई भी आर्बिट्री वॉल्यूम लोगे तो उसमें सारे मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाएंगे। किसी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इधर है तो किसी का इधर होगा, किसी का ऊपर है तो किसी का नीचे होगा। आप यूनिट वॉल्यूम लोगे तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में डोमेन फॉर्मेशन होता है, मतलब इसका मैग्नेटिक इंडिविजुअल एटम का, इसमें इंडिविजुअल एटम दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, इसमें इंडिविजुअल एटम इतना तगड़ा होता है कि पड़ोसी को भी अलाइन कर देता है। बेटा, इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक फील्ड इतना तगड़ा होता है कि पड़ोसी को भी अलाइन कर देता है। तो डोमेन फॉर्मेशन, ये अड़ोसी पड़ोसी सब एक जैसे हो जाते हैं। एक इंसान इतना खतरनाक है कि अड़ोसी पड़ोसी को भी डिसिप्लिन सिखा देता है। एक इंसान खुद तो डिसिप्लिन है पर पड़ोसियों को डिसिप्लिन नहीं सिखा पाता। तो पैरामैग्नेट में खुद का तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है पर पड़ोसी पे असर नहीं डालता, इसमें पड़ोसी पर असर डाल के अलाइन कर देता है। तो ये डोमेन अलाइंड हो गए, ये नीचे अलाइंड हो गए, ये ऊपर। पूरे मटेरियल का मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है पर इंडिविजुअल वॉल्यूम पर नॉट इक्वल टू 0। तो फेरोमैग्नेटिक में न तो एटम का 0 होता है, न यूनिट वॉल्यूम का 0 होता है, पूरा मटेरियल का 0 होता है। पैरा में एटम का तो 0 नहीं होता पर यूनिट वॉल्यूम में सबका कट जाता है, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी के उल्टे पुल्टे होके कट जाते हैं। डायामैग्नेटिक में तो एटम का ही 0 होता है, तो फिर मटेरियल का तो 0 होना ही है और वॉल्यूम में तो 0 होना ही है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें। अब देखो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का ससेप्टिबिलिटी खतरनाक होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी खतरनाक होती है, ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है। ठीक है, क्यूरीज टेम्परेचर, एक टेम्परेचर के बाद पेरा में बदल जाता है। देखो, पेरा में बदल जाता है, फेरो पेरा में बदल जाता है। ये क्यूरीज टेम्परेचर बोलते हैं इसको। फील्ड लाइंस अट्रैक्ट होती है, ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से जाता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग की तरफ भागता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है। ये पैरा धीरे धीरे अट्रैक्ट होता है, इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से ज्यादा होती है, मतलब इसमें भी फील्ड लाइंस बढ़ती है पर कम बढ़ती है। ये देखो, कम बढ़ती है, इसमें खतरनाक बढ़ती है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्यूरीज टेम्परेचर तो मैं बोल दूं इसकी ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती, 1 के से थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसकी 1 से बहुत ज्यादा होती है ससेप्टेबिलिटी। और इसमें टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसकी ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये क्यूरीज टेम्परेचर, ये क्यूरीज लो है, दिस इज कॉल्ड क्यूरीज लो। इसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्यूरीज टेम्परेचर के बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसका क्यूरीज लो ये रहा। इसकी ससेप्टेबिलिटी एक टेम्परेचर के बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो क्यूरीज टेम्परेचर के बाद फेरो पेरा में बदल जाता है। उससे पहले ससेप्टेबिलिटी थोड़ी सी चेंज हो रही थी, उसके बाद ड्रास्टिकली घटने लग गई। इसकी जो डायामैग्नेटिक है उसकी ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव होती है, वो रिपेल होता है, वो स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ भागता है, वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है। ये रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। लाइंस इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से कम होती है, यानी कि इसमें से फील्ड लाइंस वैक्यूम से भी कम गुजरती है। देखो, वैक्यूम से भी कम परमिएबिलिटी होती है, इनकी वैक्यूम से बहुत ज्यादा होती है, इसकी वैक्यूम से ज्यादा होती है। तो फेरो की बहुत ज्यादा होती है वैक्यूम से परमिएबिलिटी, पेरा की थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इस डाया की तो उल्टी कम होती है। देखो ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से कम, ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, डजंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। स्टार लगा लो, डजंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे ससेप्टेबिलिटी डिपेंड नहीं करती। ओके, चलो चले आगे, आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन देखते। अच्छा, कितनी बार पूछा गया ये लिखे हुए सारे,
ये देखो बेटा, 1 2 2 4 2 6 बार पूछा हुआ है, 6 टाइम्स। ये फेरो पेरा 6 टाइम्स, ये तो 6 बार। और ये देखो मटेरियल के बारे में पूछा गया, 2 2 4 और 2 6 बार, ये टोटल 12 बार आए हुए क्वेश्चन इनमें से। तो कितने इंपॉर्टेंट है सोचो, इतने से टॉपिक में से 12 बार पूछा हुआ है। आ जाओ क्वेश्चन देखते। ये देखो, ये देखो, 2003 2009 1999 2005 2010, ये देखो। हाँ, ये देखो क्या है, द डायामैग्नेटिक मटेरियल इन ए मैग्नेटिक फील्ड मूव्स, डायामैग्नेटिक, वीक, स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ, फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर। ए आंसर है। यस सर। ये क्या है, ए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस ब्रॉट नियर द नॉर्थ और साउथ पोल, दोनों से रिपेल होगा। डायामैग्नेटिक नॉर्थ से भी दूर भागेगा, साउथ से भी दूर भागेगा। रिपेल्ड बाय नॉर्थ, अट्रैक्टेड बाय साउथ नहीं, अट्रैक्टेड बाय नॉर्थ गलत, अट्रैक्टेड बाय बोथ, रिपेल्ड बाय बोथ, आंसर डी, रिपेल्ड बाय बोथ। ठीक है साहब। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डायामैग्नेटिक एटम 0। ए डायामैग्नेटिक एटम का 0 होता है, डायामैग्नेटिक एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है। ये देखो, ये इसके ऑप्शन थे। इन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन एटम, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये तो ये कर लेंगे। चलो इसको हटा रहा हूं मैं, समझ गए ना? यस सर। ठीक है, ये मैं हटा दूंगा। चलो आगे। हाँ, अब आ जाओ क्यूरीज टेम्परेचर पे क्वेश्चन पूछे हुए जो देखो, क्यूरीज टेम्परेचर पे, क्यूरीज टेम्परेचर पे देखो, क्यूरीज टेम्परेचर अबाउ विच पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स फेरो, गलत, फेरो बिकम्स पेरा, फेरो बिकम्स डाया, गलत, फेरो बिकम्स पेरा, यस। क्यूरीज टेम्परेचर के बाद फेरो पेरा बन जाता है। ये देखो, अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर 1/T। याद है, ससेप्टेबिलिटी 1/T के प्रोपोर्शनल होती है, जहां T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। याद है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए? यस। निकल शोज द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी एट रूम टेम्परेचर, बियॉन्ड द क्यूरीज टेम्परेचर इट शोज पैरामैग्नेटिज्म। जो रूम टेम्परेचर पर फेरो है वो क्यूरी के बाद पेरा बन जाता है। याद है, फेरो बिकम्स पेरा, क्यूरी टेम्परेचर के बाद, टीसी के बाद फेरो बिकम्स पेरा, ए फेरो बिकम्स पेरा। क्यूरी टेम्परेचर के बाद फेरो पेरा बन जाता है। ये 3 साल पूछा हुआ है, 2003, 2008 और 6 2 और 2007 4 बार पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है, 6 और 8 में, ये पूछा हुआ है 7 में, ये पूछा हुआ है 2003 में। यानी कि फेरो से पेरा बनता है, ये 3 बार पूछा हुआ है, 2 ये और 1 ये। फेरो पेरा बन जाता है क्यूरी टेम्परेचर के बाद, ये फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस पेरा बनता है, 3 बार पूछा हुआ है। ठीक है सर, ये लो, ये लो। हाँ, ये देखो 2016 में और 2001 में पूछा हुआ क्या? हाँ, एमंग विच ऑफ द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, किसकी? तो वो है डायामैग्नेटिक की। याद है, डायामैग्नेटिक की ससेप्टेबिलिटी कांस्टेंट और नेगेटिव होती है। द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज नेगेटिव फॉर डायामैग्नेटिक। ये देखो 2 बार पूछा हुआ है। तो डायामैग्नेटिक की ससेप्टेबिलिटी कांस्टेंट और नेगेटिव होती है। क्लियर है बेटा? ओके, थैंक यू बेटा, बाय बाय, लव यू ऑल।